देखें, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, मौसम बदल रहे हैं और इन सब के बीच हमारी फसलों पर ना एक खामोश जंग चल रही है। आज की कहानी एक ऐसे साइंसदान की है जिसने इस जंग का पासा पलटने वाला एक कोड ढूंढ निकाला। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और नमक से महफूज गंदम का वो राज जो उन्होंने फाश किया। जरा इस नंबर को देखें, टॉप 1%। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अशरफ का शुमार दुनिया के उन चोटी के 1% मुहक्किकीन में होता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ गिनती के चंद साइंसदान ही पहुंच पाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई साइंसदान दुनिया के इस टॉप 1% क्लब में पहुंचता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक ऐसी लगन, एक ऐसी जुस्तजू है जिसने पाकिस्तान में ज़राअत का मुस्तकबिल ही बदल कर रख दिया। चलें, ज़रा इस सफ़र को करीब से देखते हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के मरकजी किरदार से, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रेक्टर हैं। उन्हें पौधों की साइंस में एक लेजेंड समझा जाता है, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी ज़राअत के सबसे मुश्किल, सबसे बड़े चैलेंजेस को हल करने में लगा दी। अच्छा, डॉक्टर अशरफ की इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि उन्हें बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने डॉक्टर ऑफ साइंस यानी डीएससी की डिग्री दी। और सुनें, ये कोई आम पीएचडी नहीं है, इसे हायर डॉक्टरेट कहते हैं। ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ उन साइंसदानों को मिलती है जिन्होंने कई दहाइयों तक अपने फील्ड में मुसलसल आला सतह पर काम किया हो और सच में कोई नई राह निकाली हो। तो डॉक्टर अशरफ की सारी तहकीक का मरकज़ था एक नादीदा, एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग। और ये दुश्मन था माहौलियाती दबाव, एक ऐसा खतरा जो पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी यानी खुराक की फराहमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। साइंस की ज़ुबान में ना इस दुश्मन को कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। अब ये क्या चीज़ है? सादा लफ्ज़ों में इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो माहौल की तरफ से पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे ज़मीन का खारापन, खुश्क साली, शदीद गर्मी। ये सब फसलें तबाह कर देते हैं। तो डॉक्टर अशरफ ने ठान लिया था कि इसी दुश्मन को हराना है। अच्छा, अपनी रिसर्च में उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि पौधे नमक के खिलाफ बचने के लिए दो बड़े तरीके अपनाते हैं। कुछ पौधे तो सॉल्ट एक्सक्लूजन की पॉलिसी पर चलते हैं, मतलब जैसे गेट पर ही गार्ड खड़ा हो, वो नमक को अपनी जड़ों में दाखिल ही नहीं होने देते। जबकि दूसरे पौधे टिश्यू टॉलरेंस दिखाते हैं। ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ये नमक को अंदर तो आने देते हैं, लेकिन फिर उसे अपने खुलियों में एक महफूज जगह पर कैद कर देते हैं ताकि पौधे के बाकी ज़रूरी काम चलते रहें। इनकी रिसर्च ने ना एक के बाद एक कई अहम राजों से पर्दा उठाया। पहली बात तो ये साबित हुई कि नमक बर्दाश्त करने की सलाहियत किसी एक जीन के बस की बात नहीं, ये एक बहुत ही पेचीदा पॉलीजेनिक खसूसियत है। फिर उन्होंने ये भी पता लगाया कि पौधे का जो मेटाबॉलिक हार्ट है, जिसे फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, उसकी हिफाजत पौधे के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। और एक सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई कि कलर घास जैसी कुछ घासें तो ज़मीन से नमक को बाहर खींच लेती हैं और ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त बना देती हैं। कमाल है ना? और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो लम्हा जब डॉक्टर अशरफ ने पाकिस्तान की सबसे अहम फसल यानी गंदम के लिए वो इनकलाबी कोड ढूंढ निकाला जिसने सब कुछ बदल दिया। मसला कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान के दरियाए सिंध के बेसिन में तकरीबन 60 लाख हेक्टेयर ज़री ज़मीन शदीद खारेपन का शिकार है। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था, ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी पर एक सीधा हमला था। तो फिर सवाल वही था, आखिर नमक से बचने वाली गंदम बनाने का राज क्या है? वो कौन सी चाबी है जिससे ये ताला खुल सकता था? और जवाब कोई एक जीन या कोई एक चीज़ नहीं निकला, बल्कि जवाब था पौधे के अंदर केमिकल्स का एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही अहम बैलेंस। यही वो यूरिका मोमेंट था जब दहाइयों की तहकीक एक नुक्ते पर आकर जुड़ गई। और वो कोड था पोटेशियम और सोडियम का तनासुब, यानी K+/Na+ रेशो। डॉक्टर अशरफ ने ये साबित कर दिया कि अगर ये जांचना है कि कोई पौधा नमक बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, तो इसका सबसे काबिल भरोसा पैमाना यही रेशो है। सादा लफ्ज़ों में पौधे की बका का सारा खेल इसी पर है कि वो अपने अंदर पोटेशियम को ज़्यादा रखे और सोडियम को बाहर निकाल दे। अच्छा, इस एक दरियाफ्त ने ना अमली तौर पर सब कुछ बदल दिया। कैसे? अब साइंसदान इसी के K+Na+ रेशो को इस्तेमाल करके पौधे के बिल्कुल शुरू में, जब वो एक छोटा सा पौधा होता है, तभी पहचान लेते हैं कि ये नमक बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं।
اس کے بعد مالیکولر مارکرز کی مدد سے بریڈنگ کا پورا عمل بہت تیز ہو گیا اور نتیجہ S24 جیسی گندم کی نئی ورائٹیز تیار ہوئیں جو کھاری زمینوں میں بھی زبردست پیداوار دے سکتی۔ لیکن ڈاکٹر اشرف کا کام صرف لیب کی چار دیواری تک نہیں رکا۔ وہ اپنی ریسرچ کو لیب سے نکال کر قومی سطح پر لے گئے اور پاکستان میں سائنسی اداروں کو کھڑا کرنے میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی لیڈرشپ کا دائرہ دیکھیں تو بہت وسیع نظر آتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی آف لاہور کے ریکٹر ہوں یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین۔ انہوں نے ہر ادارے میں ایک ہی بات پر زور دیا: اعلیٰ معیار کی ریسرچ، کلائمیٹ چینج کے مطابق زراعت اور سب سے بڑھ کر نئے ٹیلنٹ کو آگے لانا۔ اور آخر میں آئیے بات کرتے ہیں اس لیگیسی کی، اس میراث کی جو ڈاکٹر اشرف نے سائنس کی دنیا کے لیے چھوڑی ہے۔ ان کا کام علم کا ایک ایسا کھیت ہے جس کی فصل آج بھی ہم سب کاٹ رہے ہیں۔ 1,10,000 سے بھی زیادہ، یہ تعداد ہے ان سائٹیشنز کی جو ان کی ریسرچ کو گوگل اسکالر پر ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے 1,10,000 سے زیادہ بار ان کے کام کو اپنی ریسرچ کی بنیاد بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ نمبر دیکھیں، 100 سے زیادہ، یہ ہے ان کا ایچ انڈیکس۔ اب یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے کتنے پیپر لکھے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان پیپرز کا اثر کتنا گہرا اور کتنا وسیع تھا۔ ظاہر ہے اتنی خدمات کے بعد حکومت پاکستان نے بھی انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا۔ ان میں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے بڑے اعزازات شامل ہیں، اور یہ ایوارڈز اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ سائنس کے میدان میں ایک قومی ہیرو ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک جملہ ہے جو ان کے پورے کام کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف کا کیریئر اس بات کی ایک ماسٹر کلاس ہے کہ سائنسی قابلیت کو قومی ترقی میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اشرف کی یہ میراث ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ جس طرح موسم بدل رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے، خوراک کے میدان میں اگلی بڑی بریک تھرو، اگلی بڑی کامیابی کہاں سے آئے گی؟ شاید اس کا جواب انہی راستوں پر چل کر ملے گا جن کی نشاندہی ڈاکٹر اشرف جیسے عظیم سائنسدانوں نے کی ہے۔